मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो ई लेक्चर्स की सीरीज तैयार हो रही है, उसमें अपन इस समय चैप्टर थर्ड को कंसिडर कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर थर्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या संक्रमण धातुओं के संकुल जो हैं उनके चुंबकीय गुण। आज के इस ई लेक्चर में कुछ शॉर्ट नोट अपन डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्पणियां अपन डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। उन्हीं टिप्पणियों में पहली टिप्पणी पूछी जाती है कि मात्र चक्रण सूत्र, स्पिन ओनली फॉर्मूला, इस पर टिप्पणी लिखें। तो ये अपन जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल में गति करते हैं और दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में होता है उस कक्षक में घूमता है, उस कक्षक में घूमने वाली गति को कक्षक की गति या ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं अपन, जिसे μ1 से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी गति जो इलेक्ट्रॉन करता है वो है चक्रण गति। चक्रण गति कि वो अपने खुद के अक्ष पे घूमता है, रोटेशन करता है। वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है। तो इस प्रकार के जो चक्रण गति होती है, जो स्वयं के अक्ष पे घूमता है इलेक्ट्रॉन, वो उसको कहते हैं स्पिन मोशन, स्पिन करता है। और उसे μ8 के नाम से ये अपन प्रदर्शित करते हैं। जो यौगिक है उस यौगिक का या पदार्थ का या तत्व का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे अपन कहते हैं पूर्ण चुंबकीय आघूर्ण, उसका मान इन दोनों गति के मान के बराबर होता है। जैसे μ बराबर μ1 प्लस μ8 bm। bm क्या है? बोर मैग्नेट। बोर मैग्नेट इसकी इकाई है। और μ1 क्या है? μ1 कक्षक की गति है। μ8 क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन शो करता है, गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन स्वयं के अक्ष पे घूम रहा होता है, तो उसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और यह चुंबकीय प्रभाव एक क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। और उत्पन्न क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके मोशन के कारण, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और इस चुंबक की तरह जो व्यवहार करता है, उसको प्रदर्शित करने की जो यूनिट है वो है बोर मैग्नेट। तो बोर मैग्नेट की फॉर्म में अपन इसे प्रेजेंट करते हैं। संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 d कोश में, और n-1 d कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सतह पे है, या यूं कहें कि सबसे बाह्यतम कक्षक में उपस्थित है। जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में उपस्थित है तो वो बाहर के वातावरण से भी प्रभावित होगा। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति है, कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन, जो अपने कक्षक के अंदर यूं घूम रहा है, ये जैसे चित्र है, चित्र में ये देखें आप, दो प्रकार का मोशन है। ये यूं जो घूम रहा है वो कक्षक की गति है, ये धीरे होती है। और जो ये घूम रहा है स्पिन मोशन, ये फास्ट होती है। इसका घेरा कम है, इसका घेरा ज्यादा है। इसका मूवमेंट ज्यादा है, इसका मूवमेंट कम है। इसको L से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे S से प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो इस जो कक्षीय गति का मान बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, उसे अपन नगण्य मान के छोड़ भी सकते हैं। तो जो μ1 का मान है कक्षीय गति का, वो अपना 0 हो गया, नगण्य हो गया, छोड़ दिया अपन ने, काउंट करने लायक ही नहीं है। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? μ8 के बराबर रह जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि संकुलों में जो म्यू का मान निकाला जाता है, वो म्यू का मान मात्र चक्रण के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि μ1 तो 0 है। ये एक आपसे यूनिट पूछी जाती है, मात्र चक्रण से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, दूसरी जो आपसे टिप्पणी पूछी जाती है, एलएस युग्मन पर टिप्पणी लिखो। एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग का सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो कपलिंग है वो इस एल और इस एस, इनके योग को मान के चल रहे हैं। म्यू का मान किसके है? इन एल और एस, वो क्या है अपन बात करेंगे। और ये जो एलएस कपलिंग है, युग्मन है, ये ज्ञात किया था रसेल और साउंडर्स, दो वैज्ञानिक थे, और उनके आधार पे, उनके नाम के आधार पे इसे रसेल साउंडर्स कपलिंग भी कहते हैं, आरएस कपलिंग। तो एग्जाम में आपसे टिप्पणी पूछने के लिए कहा जाए एलएस युग्मन, एलएस कपलिंग, आरएस युग्मन, आरएस कपलिंग या रसेल साउंडर्स कपलिंग, एक ही बात है, एक ही चीज के कई नाम है। अब अपन इसकी टिप्पणी शुरू करें। इस पे लिखना क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के जो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए एलएस युग्मन में एक सूत्र प्रतिपादित किया गया, ऑफर किया गया, एक सूत्र बताया गया कि इस सूत्र के आधार पर तत्व की चुंबकीय आघूर्ण की म्यू की अपन गणना कर सकते हैं। म्यू बराबर अंडर द रूट 4s ब्रैकेट में s+1 प्लस l ब्रैकेट में l+1 और मल्टीप्लाइड बाई म्यू बी। ये इन्होंने एक सूत्र दिया कि इस सूत्र को उपयोग करके अपन किसी भी यौगिक संकुल तत्व, उसका चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। अब इसमें J की वैल्यू अपन जानते हैं कि J का मान किसके बराबर है? L प्लस एस। L क्या चीज है? L का मान जितने भी कक्षक हैं उसमें हर कक्षक मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं, तो सामूहिक रूप से उन सभी कक्षकों के आघूर्ण को अपन जोड़ दें तो अपनी वैल्यू किसकी आएगी? कैपिटल L की। तो कैपिटल L किसके बराबर हो गया? 1 2 3 n कक्षक हो सकते हैं, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डैश 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 Ln, कि Ln तक के जितने कक्षक हैं, वो चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उन सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उन कक्षकों की गति का कुल मान वो कैपिटल L है। इसी प्रकार S का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का सामूहिक आघूर्ण, मतलब जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन मोशन प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके कारण प्लस माइनस हाफ वैल्यू आएगी। वो n इलेक्ट्रॉन है, 1 2 5 10 जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उन सब के सामूहिक आघूर्ण का मान निकाल लिया जाए। उन सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आघूर्णों के मान को जोड़ लिया जाए, वो बराबर कैपिटल एस, या अपन कह सकते हैं S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डैश 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 Sn। तो इसमें दो चीजों की अपने को वैल्यू रखनी है और दोनों चीजों के अपने को मान पता लग गए। अब जब संकुल का निर्माण होता है, धातु का एक अभ्र बनता है, एक घेरा बनता है, जिसमें लिगैंड प्रवेश करता है।
अपन ने ऑक्टाहेड्रल ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखा, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वर्ग के यौगिक। तो जो भी यौगिक बना उसकी एक एरिया बना, एक संरचना बनी, ऑक्टाहेड्रल बनी चाहे टेट्राहेड्रल बनी। जब लिगेंड उसके साथ बंध बनाने आता है तो उस घेरे में प्रवेश करता है, और जब घेरे में प्रवेश करता है तो धातु का कक्षीय योगदान जो है, जो कक्षकों का योगदान है, वो कम हो जाता है। संक्रमण तत्वों के संकुलों में इसे नगण्य मानते हैं कि इनका करीब करीब कोई योगदान रहता ही नहीं। लिगेंड और उसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स में, ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनों का तो कोई योगदान रहा नहीं, कक्षीय योगदान कोई रहा नहीं, इसलिए उस वैल्यू को 0 मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो म्यू एस, म्यू स्पिन रोटेशन का क्या आएगा, अंडर द रूट 4s ब्रैकेट में s+1 इंटू म्यू बी। अब चूंकि s का मान जो है n के फॉर्म में रखें, n/2 रखें, कैलकुलेशन करें तो म्यू एस का मान कितना आ जाता है, n ब्रैकेट में n+1 म्यू बी मल्टीप्लाइड बाई म्यू बी। तो ये ऐसे यौगिकों में है जब संक्रमण तत्वों के संकुलों में म्यू के मान को, एल के मान को 0 मान ले, कक्षीय आघूर्ण को 0 मान ले। नेक्स्ट, ये भी खत्म नहीं हुआ है, इसी में कंटिन्यूएशन में म्यू एस और म्यू इफेक्टिव, अपन ने म्यू पढ़ लिया और म्यू एस पढ़ लिया। अब म्यू एस और म्यू इफेक्टिव जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसमें संबंध क्या है, कोरिलेशन क्या है। तो ये आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरी टिप्पणी पूछी जाती है। तो ये कैसे निकालेंगे कि संबंध का उपयोग, जो म्यू एस और म्यू इफेक्टिव का जो संबंध है उसका उपयोग संकुल में के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संकुलों के लिए किया जाता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान kT के सापेक्ष J का मान बहुत कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र है kT, उसके सापेक्ष J का मान यदि देखा जाए तो बहुत कम होता है। ऐसे संकुलों में जो कक्षक के चक्रण के कारण उत्पन्न होगा, स्पिन के कारण उत्पन्न होगा, वो प्रभाव नगण्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में L और S के जो चक्रण से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो बाहरी क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगा, बाहर क्या वातावरण में है क्या नहीं है, किस कारण से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। तो म्यू इफेक्टिव को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि म्यू स्पिन जो है उसमें यदि L का मान जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट 4s ब्रैकेट में s+1 प्लस L ब्रैकेट में L+1 बोर मैग्नेट Bm। ये सूत्र निकला, ये रिलेशन निकला म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में। अब जब चुंबकत्व का व्यवहार कुछ आयनों में देखा गया, शुरू में जो आयनों में देखा गया था उनमें से थे Mn+2, आयरन +3, कोबाल्ट +3। ये ऐसे आयन थे जिनका बिल्कुल आरंभिक स्टेज में जब ये फॉर्मूलेज दिए गए, बताए गए, उस समय इनका व्यवहार इन आयनों पर देखा गया। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे L का मान इन आयनों में 0 था। ग्राउंड स्टेट का मतलब सामान्य ऊर्जा की अवस्था। तो ग्राउंड स्टेट में इन आयनों का मान, L का मान 0 था। इसका मतलब ये यौगिक, ये आयन M+2, Fe+3, कोबाल्ट +3 और भी कुछ आयन थे जिनमें L का मान 0 था, वो मात्र चक्रण सूत्र का पालन करते थे। स्पिन ओनली रोटेशन जो अपन ने पढ़ा उसका पालन करते थे, जिसमें
कक्षक गति अपन ने 0 मानी है। और कुछ आयनों में जिनमें सामान्य अवस्था में भी कक्षकों की कुछ गति थी, कुछ गति प्रदर्शित कक्षकों ने की, उनके जब इस सूत्र के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट की गई तो प्रैक्टिकल वैल्यू से वो डिफरेंट थी। तो इनके परिणाम किनके, ऐसे यौगिक तत्वों के, आयनों के, जिसमें कुछ कक्षकों की प्रभावी गति थी, नगण्य नहीं थी, अकाउंटेबल थी। तो उस प्रभावी गति के लिए कारण ये फॉर्मूला फेल हो गया और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसे यौगिकों के लिए एक दूसरा सूत्र प्रतिपादित किया गया जिसके अनुसार म्यू एस बराबर अंडर द रूट 4s और ब्रैकेट में s+1। अब s का जो मान है वो बराबर है n/2 के। तो इस वैल्यू को रखने के बाद फॉर्मूले की कैलकुलेशन जो आई वो आई म्यू एस बराबर अंडर द रूट n और n+2 बोर मैग्नेट। अब जब ये सूत्र 3D कक्षकों वाले तत्वों अर्थात प्रथम जो संक्रमण श्रेणी की प्रथम श्रेणी थी उसके धातु आयनों में देखी तो सही पाई गई। इन आयनों में म्यू एस का जो मान था वो म्यू एस प्लस एल के समान भी हो जाता है। तो वो समान क्यों हो जाता है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो समान हो रहा है वो कक्षकों के कुछ तो सिकुड़ने के कारण। जब नाभि का चार्ज बढ़ा तो उसने कक्षकों को अपनी ओर खींचा जिसके कारण कक्षक नाभि के नजदीक चले गए, सिकुड़ गए। एक तो ये कारण था। दूसरा, कक्षकों की गति से जो प्रभाव था वो सीमित हो गया, उसका परिसीमन हो गया, क्षेत्र उसका बंध गया, जिसके कारण ये हुआ। अब परिसीमन का प्रभाव क्या हुआ? इसके लिए एक वैज्ञानिक थे शेलवुड। उन्होंने कहा कि जो धातु आयन है वो उसमें 5D कक्षक पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो अपन ने देखा था उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 2 भागों में बांटा था। 3 थे T2G। T2G कक्षक कौन कौन से थे? DXY, DYZ, DXZ। और 2 कक्षक थे EG कक्षक। वो कौन से थे? DX2Y2 और DZ2। तो ये 5 प्रकार के कक्षक थे और इन कक्षकों को की जो आकृति थी वो द्विडंबलाकार थी, डंबल की आकृति के द्विडंबलाकार थी। इस आधार पर जो संकुलों के निर्माण के समय, चाहे वो अष्टफल किए हो, चतुष्फल किया हो या वर्ग समतलीय हो, उनमें जब लिगेंड प्रवेश करता है तो ये बिखर जाते हैं। इनका जो क्रम है वो बिखर जाता है 5 डी कक्षकों का। और 5 डी कक्षकों के क्रम बिखर जाने के कारण कक्षकों की गति भी अलग अलग हो जाती है, पृथक पृथक हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण, जैसे जैसे Z कक्षक का कक्षीय गुण उसका मान है dx2y2। इसको dx2y2 अक्ष के सापेक्ष 45 डिग्री पर अपन देखें तो कक्षीय घूर्णन का मान निकलता है नॉट इक्वल टू 2 ब्रैकेट में h/2 पाई। इसी प्रकार dxy का dyz के सापेक्ष देखें। पहले z अक्ष का कक्षीय घूर्णन जो है वो dx2y2 अक्ष के सापेक्ष देखा है और 45 डिग्री होता है जो। लेकिन अब अपन दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, उसमें
dxy का कक्षीय घूर्णन dyz के सापेक्ष देख रहे हैं। तो ये कक्षीय घूर्णन का मान जो है नॉट इक्वल टू 1 ब्रैकेट में h ओवर 2 पाई, ऊपर है 2 ब्रैकेट में h बाई 2 पाई, यहां क्या हो गया 1 h बाई 2 पाई। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो लिगेंड के प्रभाव के कारण कक्षकों का डीजनरेशन हो गया, कक्षकों का पतन हो गया, कक्षकों के ऊर्जा का ह्रास हो गया, डीजनरेशन उत्पन्न हो गया सिंपल शब्दों में, तो उस परिस्थिति में म्यू इफेक्टिव का मान और म्यू एस के मान दोनों अलग अलग हो सकते हैं। म्यू इफेक्टिव अलग होगा, म्यू एस अलग होगा, और ये सैद्धांतिक मान, ये इनके प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यूज से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और कम या ज्यादा किस चीज पर निर्भर करेगी? ये उसकी ज्योमेट्री पे डील करेगी, ज्यामिति पे, उसकी ज्यामिति कैसी है। चौथा टिप्पणी जो आपसे पूछी जाती है, जो अपन ने कहा कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तत्व में आयन में डेवलप हुई, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। और कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि नील्स टेम्परेचर, नील्स का ताप क्या है। तो जो चुंबकीय गुण है पदार्थ का वो प्रतिचुंबकीय होता है। कोई भी पदार्थ हो उसका मूल गुण होता है, और इसी के आधार पर निष्कर्ष करते हैं कि जब प्रतिचुंबकीय गुणों में कोई परिवर्तन होता है तो कैलकुलेशन में यह माना गया कि इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय जो प्रभाव हैं उन पर निश्चित रूप से ताप का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव को ही अपन नील्स का ताप कहते हैं, नील्स टेम्परेचर। और ऐसे यौगिकों में जो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उनका जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उनका चुंबकत्व का प्रभाव कम होने लगता है, चाहे वो अनुचुंबकीय चुंबकीय प्रभाव हो चाहे लोह चुंबकीय प्रभाव। गर्म होने पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में ये प्रभाव, उनके चुंबकीय शक्ति कम होने लगती है, और जो अधिकतम ताप है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है वही ताप नील्स का ताप कहलाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो म्यू स्पिन बराबर जी अंडर द रूट जे ब्रैकेट में जे प्लस 1, जहां पे जे क्या है? जे बराबर है एल प्लस एल के, एल प्लस एस के, और एल क्या है? कई कक्षक हैं जिनका घूर्णन आघूर्ण का मान है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 Ln तक। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का स्पिन मूवमेंट है S1 S2 S3 S4 Sn तक। उन सब का कलेक्टिव वैल्यू जो है वो कैपिटल एस है, और L प्लस एस को जोड़ दे तो वो मान किसके बराबर है? J के। अब वैल्यू है G की, G की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो G की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग से सूत्र दिया गया, 1 प्लस S ब्रैकेट में S प्लस 1 माइनस L ब्रैकेट में L प्लस 1 प्लस J ब्रैकेट में J प्लस 1, J में दोनों वैल्यू शामिल है L और S की, और ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2J ब्रैकेट में J प्लस 1। ये सारा मान जब निकलता है, कैलकुलेशन करते हैं तो G का मान निकलता है, और G का मान रख करके अंडर द रूट J ब्रैकेट में J प्लस 1 इस सूत्र से म्यू स्पिन का मान ज्ञात करते हैं। अब इसके ग्राफ कैसे बनते हैं?
तो ये अपना पहला ग्राफ जिसमें अपन ने इधर तो परम ताप लिया, के की वैल्यू ली, और इधर चुंबकीय सहनशीलता। ध्यान है, चुंबकीय सहनशील मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपन ने पढ़ी थी, उसका मान अपन इधर ले रहे हैं। तो प्रति चुंबकीय पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो ये लाइन आएगी ऐसी की ऐसी स्ट्रेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अपन ने पढ़ा प्रति चुंबकत्व प्रभाव पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अपन प्रतिलोह की बात करें तो ये प्रतिलोह में पहले धीरे धीरे बढ़ा और उसके बाद इस वैल्यू के बाद में जाके ये कम हो गया, ये इसका नील्स ताप के बाद कम हो गया। अब अपन बात करें अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अपन ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। लोह चुंबकीय में पहले ये हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद कम हो गया। तो ये अनुचुंबकीय और लोह चुंबकत्व के जो प्रभाव है वो ताप के साथ कम होंगे। अब संकुलों में ताप के साथ चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या प्रभाव आएगा कि यदि संकुल में चक्रण मुक्त संकुल है, चक्रण मुक्त संकुल यदि है, स्पिन रोटेशन से फ्री अपना जो कॉम्प्लेक्स है, तो ये वैल्यू धीरे धीरे सीधी बढ़ती जाएगी। और यदि उसमें चक्रण है तो वैल्यू धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती जाएगी। तो ये आपसे ग्राफ है, ये आपसे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, 4 टिप्पणियां हैं जो अक्सर घूम फिर करके आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इनको आप तैयार कर लें और एग्जाम के हिसाब से तैयार कर लें। कोई सी भी 2 पूछ ले, 1 पूछ ले, 3 पूछ ले, ये एग्जामिनर के ऊपर है। तो इसके साथ आपकी ये आज जो छोटा सा पोर्शन था टिप्पणियों का वो कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन इसमें नया चैप्टर अगले टर्न से शुरू करेंगे। आप लोग जो वीडियो भेजे जा रहे हैं उन्हें लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए वो आपकी जानकारी में आ जाए, उसे आप देख सकें और संभाल सकें। थैंक यू।